गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज मैं समत्व लीगल इंस्टीट्यूट से एडवोकेट अंशिता जैन आपके सामने वापस प्रेजेंट हुई हूँ एक नया क्वेश्चन लेकर के। इसके पहले हमने कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्ट्रैक्ट के क्वेश्चंस किए थे, एक नहीं बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे। टीपीए के भी हमने क्वेश्चन डिस्कस कर रखे हैं। अगर आप ये हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और पुराने वीडियोस देख सकते हैं। हमने मेंस आंसर राइटिंग के हिसाब से पूरे इन डिटेल में क्वेश्चन को लिखा है और उनके आंसर्स एक्सप्लेन किए। उसी के साथ में हमने उन क्वेश्चंस में एक लॉलीपॉप दिया है जिसमें हमने ये देखा है कि हम एक्स्ट्रा कौन सी चीज़ लिख सकते हैं जिससे हमें मेंस में फुल मार्क्स मिले। स्टूडेंट्स क्वेश्चन सिमिलर लिखते हैं, आंसर्स जो है वो सिमिलर लिखते हैं, बट ऐसी कौन सी चीज़ है जो हम एक्स्ट्रा लिख सकते हैं और हमें फुल मार्क्स मिल सकते हैं। इसी के साथ में हम लोग कंटिन्यू करेंगे आज का ये क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन टीपीए का है। क्वेश्चन पूछा गया है होल्डिंग ओवर को लेकर के। शॉर्ट नोट है, जनरली बोर्ड पे लिखा है, ये 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। क्वेश्चन शॉर्ट नोट में पूछा जाता है। स्टार्ट करने के पहले मैं हमारे इंस्टीट्यूट का एक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। समत्व लीगल इंस्टीट्यूट जो है वो मेंस, इंटरव्यू और प्रीलिम्स तीनों की प्रिपरेशन करवाता है। ऑल स्टेट जुडिशरी की प्रिपरेशन करवाता है। अगर आप ऑल स्टेट जुडिशरी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टीट्यूट पे कॉल कर सकते हैं। हम लोग इन डिटेल फॉर्म में सारी तैयारी करवाते हैं जैसे मैं आपको अभी कराऊंगी। इसके साथ में हमारा जो कोर्स रहता है वो जनरली 1 साल का रहता है जिसमें हम सारी चीज़ें कवर करते हैं, लैंडमार्क जजमेंट्स कवर करते हैं और ऐसे तैयारी करवाते हैं और आपको ऐसे बूस्ट करवाते हैं जिससे आप ऑल स्टेट तैयारी कर सकें। ठीक है, तो हम चलते हैं हमारे मेन मुद्दे की तरफ जिसके लिए आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ। वीडियो को एंड तक देखेगा क्योंकि मैं इसमें एक लॉलीपॉप दूंगी। मैं वो लॉलीपॉप कभी भी दे सकती हूँ। इसमें मैं एक ऐसी चीज़ बताऊंगी जो जनरली हर स्टूडेंट नहीं लिखता, बट अगर आप लिखेंगे तो हो सकता है कि आप अच्छा स्कोर कर पाएँ। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बिना डिले किए। ठीक है, मैंने इसके पहले भी जितने भी वीडियोज़ डाली हैं उसमें टाइम वेस्ट नहीं किया है। हम सिर्फ उतनी ही बात करते हैं जितनी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होती है, इधर उधर की कोई बात नहीं होती है। तो इसीलिए हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, है ना। क्वेश्चन है व्हाट आर द एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ होल्डिंग ओवर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट में पूछा जाता है। इसके पहले हमने एक क्वेश्चन किया है डिटर्मिनेशन ऑफ लीज और उसके पहले हमने एक क्वेश्चन किया था गिफ्ट्स को लेकर के। दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। डिटर्मिनेशन ऑफ लीज को लेकर के हमने ग्राउंड्स देखे थे कि ग्राउंड्स क्या क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं। उसी के चलते आज हम ये पढ़ेंगे डॉक्ट्राइन ऑफ होल्डिंग ओवर। ठीक है, इसमें मैं आपको सिनॉप्सिस की तरह बताऊंगी, सेम जैसे हमारे इंस्टीट्यूट का क्राइटेरिया होता है। हम जैसे हर स्टूडेंट को पढ़ाते हैं कि हम पहले सिनॉप्सिस प्रिपेयर करवाते हैं और उसके बाद हम उस सिनॉप्सिस को लेकर के पूरा एक्सप्लेन करते हैं कि हम ये चीज़ें लिख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सिनॉप्सिस से। सिनॉप्सिस में सबसे पहले हम हमेशा की तरह जो स्टार्ट करते हैं वो है हमारा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्टरी पार्ट में हम हमारा ये लिखते हैं, इंट्रोडक्टरी पार्ट में हम हमेशा ये लिखते हैं कि ये कौन से सेक्शन में है। तो ये सेक्शन 116 के अंदर आता है और ये ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर दे रखा है। ये हमारा है इंट्रोडक्टरी पार्ट जो आपको लिखना ही लिखना है। इससे ये सामने रेफरेंस जाता है जजेस के पास में कि ये 116 के अंदर है और ये टीपीए के अंदर दे रखा है। मतलब ये है कि आपको ये नॉलेज है कि ये जो प्रोविजंस है ये किस बेयर एक्ट के अंदर है, किसके रिगार्डिंग प्रोविजन पूछा गया है। और इसका अगर आप सेक्शन लिखते हैं तो मतलब ये है कि आपने एग्जैक्टली उस सेक्शन को पढ़ा है। तो इसीलिए हम लोग इंट्रोडक्टरी हमेशा कवर करते हैं। उसके बाद हम चलते हैं हमारे कंटेंट की तरफ। तो कंटेंट में हम हमारे पहले सेक्शन को पढ़ते हैं। सेक्शन को हम समझेंगे इफेक्ट ऑफ होल्डिंग ओवर जो हमारा 116 में दे रखा है। सेक्शन में चलते हैं, एक बार मैं आपके सामने सेक्शन पढ़ती हूँ। If a leasee or sub-leasee of property remains in property possession thereof after the determination of the lease granted to the leasee and the lessor or his LR accept rent from the lessee or under leasee or otherwise assent to his continuing possession, the lease in absence of an agreement to the contrary renew it from year to year or 1 to 1 according to the purpose for which the property is leased as specified in 106। इसको हम पहले सेक्शन को समझेंगे। बहुत इजी सेक्शन है। मैंने इसके पहले आपको डिटर्मिनेशन ऑफ लीज के ग्राउंड्स बताए थे। ठीक है, हम इसको समझते हैं ऐसे कि आप इस घर में रह रहे हैं या आपने ये जो प्रॉपर्टी है, सपोज़ ये आपकी एक प्रॉपर्टी है हाउस,
ठीक है, आपने इसको लीज पे लिया था, या फिर इसको ना समझते हुए, हाउस को ना समझते हुए जनरली हम लोग समझेंगे कि आपका एक एग्रीकल्चरल लैंड है जिसको आपने लीज पे लिया था, ठीक है, आपने इसको लिया था ईयर टू ईयर लीज पे, मतलब आपने इसको 10 साल के लिए लिया था, 10 साल के लिए आपने इसको लिया। आप जो हैं इस लैंड में या तो लीजी हैं या फिर सब लीजी हैं, दोनों में से एक चीज़ है। आप पोजीशन पे रह रहे हैं, ठीक है, आपका पोजीशन है इसमें। आपको 111 के अंदर, जो हमने लास्ट टाइम डिटर्मिनेशन ऑफ लीज के ग्राउंड्स पढ़े थे, 111 के अंदर, उसके अंदर आपको इविक्शन का ग्राउंड जो है वो मिल चुका है कि आपको ये इविक्शन के जो ग्राउंड्स हैं उसमें से आपका एक ग्राउंड कोई ऐसा है जिसमें से आपको ये एग्रीकल्चर लैंड जो है वो खाली करने को बोल दी गई है, ठीक है, वैकेंट करने का ऑर्डर दे दिया गया है कि आप ये वैकेंट करो। ऑर्डर है आपके पास में, आपकी लीज जो है वो डिटरमाइन हो चुकी है। क्या हो चुकी है? लीज डिटरमाइन हो चुकी है, ठीक है। वापस से समझते हैं, एग्रीकल्चर लैंड है ये, इसको मैं लिख देती हूँ, हमारी ये एग्रीकल्चर लैंड है। आप इस एग्रीकल्चरल लैंड को लीज पे रखे थे 10 साल से, बट आप क्या थे? लीजी और सब लीजी थे, आप इसके पोजीशन में थे, बट आपका सेक्शन 111 के अंदर जो है वैकेंट ऑर्डर आया है कि आपकी लीज डिटरमाइन हो चुकी है और आपको खाली करनी है। उसके बाद भी अगर आप इसे खाली नहीं करते हैं, इसे वैकेंट नहीं करते हैं, और आप जो रेंट है वो किसको देते हैं? रेंट देते हैं आप लेज़र को, या फिर और उसके अलावा कोई अदर पर्सन जिसको लेज़र ने ऑथराइज्ड कर रखा है। अगर आप इसे देते हैं रेंट और उसके बाद भी आप डिटरमाइन नहीं करते हैं, और अगर लेज़र और अदर पर्सन जो है वो क्या करता है? रेंट को कर लेता है एक्सेप्ट, और आपको ना तो खाली करने का बोलता है ना कुछ बोलता है, और आप उसी कंडीशन में रहते हैं जिस कंडीशन में आप 10 साल पहले रह रहे थे, आपकी कोई कंडीशन चेंज नहीं होती है, तो ये समझा जाएगा कि आप होल्डिंग ओवर कर रहे हैं इस पोजीशन में, ठीक है, इसमें आप होल्डिंग ओवर कर रहे हैं। ये समझा जाएगा कि आपका अभी भी इस लैंड के अंदर पोजीशन है, और इसके चलते अगर ये रेंट ले लेता है तो ये होल्डिंग ओवर का इफ़ेक्ट ये होगा कि आपकी जो लीज़ है वो होगी रिन्यू हो जाएगी लीज़ वापस से। कैसे? या तो आपकी मंथ टू मंथ होगी या ईयर टू ईयर होगी। देखो, मेंस का आंसर पढ़ा रहे हैं, मेंस में आपको सेक्शन समझाना मेरे लिए कोई कंपलसरी था नहीं, क्योंकि मेंस में मैं आपको डायरेक्ट सिनॉप्सिस बताती, शॉर्ट नोट बताती और अपनी वीडियो को कंक्लूड कर सकती थी, बट ऐसा नहीं है। हमारे इंस्टीट्यूट का एक रूल है कि हम लोग हर चीज़ को एक प्रॉपरली एक्सप्लेन करते हैं और इन डिटेल फॉर्म में समझाते हैं, बला काटनी नहीं होती है। इसीलिए ये ज़रूरी है कि आप लोग प्रॉपर तरीके से उस चीज़ को समझें और कंटिन्यू करें, ठीक है। तो ये हुआ हमारा इफ़ेक्ट ऑफ लीज, इफ़ेक्ट ऑफ होल्डिंग ओवर। ये हमारा था सेक्शन का जीस्ट, ये जो मैंने आपको समझाया फ्रॉम मंथ टू मंथ, और ये इसका है हमारा इफ़ेक्ट, ठीक है, जो 106 के अंदर, मतलब 106 के अंदर आप जैसे भी करवाएं, या तो आप मंथ टू मंथ करवाएं या ईयर टू ईयर करवाएं, जो कि सेक्शन 6 के अंदर दे रखा है कि अगर मंथ टू मंथ करवाते हैं तो कैसे होगी, ईयर टू ईयर करवाते हैं तो कैसे होगी, ठीक है। उसके बाद में हम हमारी सिनॉप्सिस में कंक्लूड करते हैं कि आपको लिखना है, एक्सप्लेन करना है सेक्शन 116 होल्डिंग ओवर क्या होता है। मैंने जैसे आपको एक्सप्लेन किया है आप उसे अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैंने आपको जैसे एक्सप्लेन किया है आप इसके लिए कर सकते हैं कि इसके लिए हम लोगों के लिए सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट ग्राउंड जो है वो होना चाहिए कि उसका डिटर्मिनेशन होना चाहिए किसके अंदर? सेक्शन 11 के अंदर। अगर उसका डिटर्मिनेशन नहीं होता है तो उसकी डिटर्मिनेशन ऑफ लीज नहीं मानी जाएगी। ये था हमारा एक जीस्ट सेक्शन को लेकर के। अब हमारे क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलें तो हमसे पूछा गया है कि इसके एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो इसके एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स को अगर हम देखें तो इसमें ये होना है कि बंदा जो है उसमें 2 पार्टीज़ होनी चाहिए। एक तरफ से होना चाहिए लेज़र, ए लीजी और सब लीजी, और दूसरी तरफ से होना चाहिए लेज़र या फिर कोई अदर पर्सन जो ऑथराइज़ किया गया हो, ठीक है। उसके बाद में इसके हम लोग ये जो है मैं एसेंशियल्स बता रही हूँ, ये हम इसके देखेंगे एसेंशियल्स हमारे क्वेश्चन के हिसाब को लेकर के। ये हमारा फर्स्ट एसेंशियल था। सेकंड एसेंशियल हमारा ये था कि बंदा जो है वो कहाँ होना चाहिए? पोजीशन में होना चाहिए, ठीक है। पोजीशन में
जैसे वो पहले था वैसे ही होने चाहिए। तीसरा ये है कि वो वैसे ही राइट्स एंजॉय करना चाहिए जैसे वो पहले कर रहा था। ऐसा नहीं है कि वो बाद में अलग तरीके के राइट्स एंजॉय कर रहा हो, जैसे वो राइट्स एंजॉय कर रहा हो वैसे ही राइट्स एंजॉय करने चाहिए। उसको सेक्शन 11 के अंदर उसका एसेंशियल, सबसे ज़्यादा एसेंशियल ये है कि उसका 111 के अंदर, सेक्शन 111 के अंदर डिटर्मिनेशन का आ गया है ऑर्डर, ठीक है। उसके बाद भी वो क्या कर रहा है, उसके बाद भी वो कंटिन्यू वैसे ही राइट्स एंजॉय कर रहा है जैसे वो 10 साल पहले करता था, ठीक है। प्रीवियस जैसे राइट्स एंजॉय करता था वैसे ही वो राइट्स एंजॉय कर रहा है। और उसके बाद में जो लेज़र और लीजी है वो क्या कर रहा है, सेम रेंट ले रहा है। तो ये भी एसेंशियल है कि आप वैसे ही राइट्स एंजॉय कर रहे हो, और अगर आप रेंट दे रहे हो तो सामने वाला क्या कर रहा है, वो एक्सेप्ट कर रहा है वैसे ही, बिना किसी रुकावट के और बिना किसी धनफन के और बिना रोक टोक किए वो क्या कर रहा है, वो कंटिन्यू इन लीज है। और वो क्या कर रहा है, वो लीज ले रहा है, डिटर्मिनेशन के बाद भी जो है आपसे वो रेंट ले रहा है कंटिन्यूसली। या तो आप अगर उसको 10 साल पहले एक्सेप्ट कर रहा है, कैसे, मंथ टू मंथ या ईयर टू ईयर, जैसे आप उसको 10 साल पहले देते थे वैसे ही वो आपसे रेंट ले रहा है, तो ये माना जाएगा कि आपका लीज कंटिन्यू है। और आप इफेक्ट ऑफ फोल्डिंग ओवर में ये माना जाएगा कि आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, उसके बाद भी कॉन्ट्रैक्ट ना होते हुए भी आप जो है वो अभी भी क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे आप लेज़र, ठीक है। मतलब आप उस पोजीशन में लीजी कहलाएंगे, सब लीजी कहलाएंगे, और जो रेंट ले रहा है वो कहलाएगा लेज़र, ठीक है। ये था हमारा इफेक्ट ऑफ फोल्डिंग ओवर। और उसके हमारे थे एसेंशियल्स, ये जो हम एसेंशियल्स लिख सकते हैं, ये हमने सारे एसेंशियल डिस्कस किए कि उसका एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डिटर्मिनेशन होना, और वो बिना किसी एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्ररी के, बिना आपको रोक टोक लगाए क्या कर रहा है, वो आपसे रेंट ले रहा है कंटिन्यूसली और कंटिन्यू कर रहा है, आपको पोजीशन में रहने के लिए अलाउ कर रहा है, ठीक है। ये अलाउ कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है रेंट, और आपको क्या कर रहा है, अलाउ टू रिमेन इन पोजीशन, अलाउ टू रिमेन इन पोजीशन, ठीक है। ये था हमारा एसेंशियल। अब मैंने जो बताया था हमारा ये आज का लॉलीपॉप, तो लॉलीपॉप हमारा ये है कि जनरली लोग क्या करेंगे, हेडिंग लिखेंगे और इसके एसेंशियल लिखेंगे बच्चे, और क्या करेंगे, छोड़ देंगे। बट अगर हम इसके साथ में इसका लिखते हैं इलस्ट्रेशन, तो ये है हमारा आज का लॉलीपॉप जो हमें देगा एक्स्ट्रा मार्क्स, और सारे स्टूडेंट से अलग हट करके हमारा जो रहेगा वो रहेगा इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन अगर हम लिखते हैं तो ये सारे बच्चों से हट करके हमारा आंसर रहेगा, और हमें इसमें मिलेंगे पूरे के पूरे मार्क्स, ठीक है। तो बिना डिले किए एक बार इलस्ट्रेशन को और देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन की तरफ फटाफट चलते हैं। तो इलस्ट्रेशन में ए बोलता है, अगर आप ये वाले इलस्ट्रेशन जो बे के अंदर दे रखे हैं दो, वो भी लिखते हैं तो ठीक है, नहीं लिखते हैं आप अपने मन से लिखते हैं तो भी, बट इलस्ट्रेशन लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इलस्ट्रेशन लिखेंगे तो आपको मिलेंगे फुल मार्क्स, और आप जो है वो अटेंड कर पाएंगे, और आप जो है मेंस अच्छे से क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। हम इलस्ट्रेशन की तरफ चलते हैं विदाउट एनी डिले। तो इलस्ट्रेशन है ये कि ए ने क्या करा है, लेट करा है हाउस बी को 5 years, बी अंडर लेट द हाउस टू सी एट द मंथली रेंट ऑफ 100 रुपीज़, द 5 years एक्सपायर। ए ने बी को दिया था घर 5 साल के लिए, बी ने दे दिया सी को, ठीक है। और उसके बाद में मंथली रेंट के लिए दिया उसने 100 रुपये के लिए, 5 साल एक्सपायर हो चुके हैं, बट बी क्या कर रहा है, कंटिन्यू कर रहा है। सी जो है वो कंटिन्यू कर रहा है जिसको हमने पोजीशन दिया था हाउस के अंदर, और पे कर रहा है किसको, रेंट ए को, ठीक है। तो ये माना जाएगा कि लीज जो है वो क्या हुई है, रिन्यू हुई है। इसमें अगर इसमें लीजी के साथ साथ सब लीजी, अंडर लीजी भी कवर है, ये इंपॉर्टेंट है, ये देखना ज़रूरी है कि ये जो इफेक्ट है होल्डिंग ओवर का, ये लीजी के साथ साथ में सब लीजी पे भी अप्लाई होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन इसी को रिलेट करता है कि ए ने बी को दिया था, बी ने 5 साल के लिए, बी ने अंडरलेट कर दिया उस हाउस को, किसके अंदर, सबलीज कर दिया, किसके अंदर, सी के अंदर। सी जो है वो अब महीने टू महीने ए को दे रहा है डिटर्मिनेशन के बाद भी, तो ये माना जाएगा
5 साल के एक्सपायरेशन के बाद भी वो अगर दे रहा है और सामने वाला एक्सेप्ट कर रहा है, हमने डिटर्मिनेशन का एक ग्राउंड पढ़ा था कि अगर लीज जो है वो 5 साल की या 10 साल की और अगर वो खत्म हो जाती है तो ऑब्वियसली डिटरमाइन हो जाएगी। बट अगर आप वापस से रेंट ले रहे हो या कंटिन्यू कर रहे हो उसी रेंट में, तो ये माना जाएगा कि वही लीज जो है वो आपकी क्या हो चुकी है, रिन्यू हो चुकी है। ठीक है, तो ये उसी से इलस्ट्रेट है एग्जाम्पल पूरा का पूरा। तो ये माना जाएगा कि लीज जो है वो क्या रिन्यू हुई है, मंथ टू मंथ रिन्यू हुई है। ठीक है, उसके बाद में हम चलते हैं बी की तरफ हमारे। तो बी हमारा इलस्ट्रेशन बोलता है कि ए ने लेट किया था फार्म किसको, बी को, फॉर लाइफ ऑफ सी। एक सेकेंड, ठीक है, हमारे इसकी तरफ चलते हैं। तो ए ने किया था लेट किसको, फार्म बी को, फॉर लाइफ ऑफ सी। सी जब तक जिंदा है, जब तक ए ने बी को फार्म दिया था, सी मर जाता है। सी के मरने के बाद भी जो है बी कंटिन्यू रहता है उस पोजीशन के अंदर विथ एज असेंट। ए की असेंट के बाद भी जो है सी पोजीशन में रहता है। तो ये माना जाए बी पोजीशन में रहता है, सॉरी बी पोजीशन में रहता है। ए जो है वो बी को पोजीशन देता है और ये बोलता है कि मैं जब तक दे रहा हूँ तुझे जब तक सी जिंदा है। बट सी मर गया, उसके बाद भी बी क्या है, पोजीशन में है। तो ये माना जाएगा कि जो ए की लीज है, बी की लीज है ना, वो हो रही है रिन्यू ईयर टू ईयर। तो ये हम देखेंगे कि अगर आपने कोई कंडीशन दे रखी है और कंडीशन के बाद भी अगर आप उस चीज़ को कंटिन्यू करते हैं तो वो किसके अंदर आ जाती है, वो डॉक्ट्राइन्स ऑफ फोल्डिंग ओवर के अंदर आ जाती है। ये इंपॉर्टेंट डॉक्ट्राइन है, प्री में पूछी जाती है, प्री में भी पूछी जाती है कि ये कौन से सेक्शन में दे रखी है। तो आप इसको प्रॉपर तरीके से लिखिएगा। ये प्रीलिम्स और मेंस के हिसाब से, दोनों के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है और ये पूछा जाता है जनरली एग्जाम में। इसको लेकर के आज हमने एक्सप्लेन किया है। मैंने आपको लॉलीपॉप बताया, वो है इलस्ट्रेशन। एक नहीं तो 2 इलस्ट्रेशन भी लिखेंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। इलस्ट्रेशन से क्या होता है ना, ईज गोइंग हो जाता है और ये लगता है कि हाँ सामने वाले को जो है वो आंसर प्रॉपर तरीके से समझ में आ रहा है। अगर आप खुद का भी लिखेंगे बना करके तो बहुत अच्छी चीज़ है, वो भी अच्छी रहेगी और उससे ये रहेगा कि हाँ आपने कुछ स्किलफुल वे में करा है और क्रिएटिव माइंडसेट के साथ में किया है। इसी के साथ में मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ में, या फिर एक कुछ अलग कंटेंट के साथ में, या फिर किसी दूसरे सब्जेक्ट के क्वेश्चन के साथ में, जजमेंट राइटिंग के साथ में भी मिल सकती हूँ। और हम लोग जल्द से जल्द ट्रांसलेशन की भी हैबिट स्टार्ट करने वाले हैं, ट्रांसलेशन की भी चीज़ें स्टार्ट करने वाले हैं जो आपको इसमें मदद करेगी। ठीक है, आपके मेंस में मदद करेगी, आपके प्रीलिम्स में मदद करेगी। प्रीलिम्स की सीरीज़ भी कुछ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ऐसे करके हम सारी चीज़ें अप टू डेट कवर करेंगे। कुछ हम सुप्रीम कोर्ट के केस लॉज भी कवर करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा चल रहे हैं अभी, या फिर न्यूली हैं या पूछे जाते हैं, लैंडमार्क केस लॉज जो रिसेंटली हैं। तो इसी के साथ में आप हमारे चैनल पे बने रहिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो करिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें आने वाली हैं आगे। आपके लिए ही वीडियोज़ हैं सारी और इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ हैं। ये हम किसी इंस्टीट्यूशन में अगर जाते हैं तो हमें बहुत हेल्पफुल करेगा। अगर आप हमारे इंस्टीट्यूशन में आते हैं और हमसे आप पूछते हैं, या फिर नहीं भी आते हैं और आप अगर हमसे कॉल करके पूछते हैं कि मैम इसमें ये लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, तो वो भी हम आपको बताएंगे प्रॉपर तरीके से, पूरा इन डिटेल फॉर्म में। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आए तो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, इसी के साथ में आप हमारे इंस्टीट्यूट पे बने रहिए, हमारे चैनल पे बने रहिए और सब्सक्राइब कीजिए, सारी चीज़ें देखिए, सारा कंटेंट देखिए, क्योंकि सारा कंटेंट बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।